सफ़ूरा बदस्तूर अफशान से झूठ पर झूठ बोले जा रही थी। वो ये कह रही थी कि आपके वालिद साहब मेरे मामू थे। यूरोप में रहने की वजह से हम लोग उनसे मिल नहीं सके, लेकिन अब मैं पाकिस्तान आई हूँ तो मैं उनसे मिलना चाहती हूँ। दरअसल वो सगे मामू नहीं थे, दूर पार के जानने वाले थे। मैं बचपन में एक दफ़ा उनसे मिली थी, इसलिए मैं दोबारा आपसे मिलने के लिए आ गई। थोड़ी ही देर के बाद सफ़ूरा ने पूछा, आपके शोहर कहाँ पर हैं? जिस पर अफशान ने बताया वो एक जगह पर प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं, बस हफ्ते में एक आध बार चक्कर लगा लेते हैं। अफशान बहुत ज़्यादा हैरान थी कि एकदम से ये कौन है और कहाँ से नमूदार होगी। तभी सफ़ूरा ने अफशान की आंखों में देखकर कुछ पढ़ना शुरू कर दिया। सफ़ूरा का ये अमल करना उसको अपने कब्ज़े में करने के लिए था, क्योंकि सफ़ूरा ये सब कुछ अमल के बारे में जान कर आई थी कि किस तरह से वो अफशान और अशर को अपने कंट्रोल में करके वहाँ से लेकर जाएगी। जैसे ही सफ़ूरा ने जादू का वो अमल करना शुरू किया, आंखों आंखों में अफशान के देख कर कुछ पड़ती रही और एकदम से उसके चेहरे के ऊपर फूंक दिया। अफशान को एक ज़ोरदार झटका लगा और इसे ऐसा महसूस हुआ जैसे उसके अंदर कोई गैर मरई मखलूक दाखिल हुई है। उसको वहीं पर सकता हो गया। वो पूरी तरह से तिलिस्मी जाल में फंस चुकी थी। वो अपने कंट्रोल में नहीं थी, बिल्कुल ऐसी थी जैसे कोई रिबोट होता है। तभी अशर भागता हुआ अंदर आया और आकर ये कहने लगा, मामा मुझे आपके पास आना है। जैसे अशर वहाँ पर आया तो सफ़ूरा ने अशर पर भी पढ़कर कुछ फूंक दिया। अशर का भी वही हाल हो गया। तभी सफ़ूरा ने कहा, अब तुम दोनों मेरे कब्ज़े में हो, चलो उठो मेरे साथ आओ। जैसे ही अब तुम दोनों को मेरे साथ चलना होगा। अफशान और अशर रिबोट की तरह उठकर सफ़ूरा के पीछे चलने लगे। जैसे वो कमरे से बाहर निकली, रशीदा बाहर बैठी काम कर रही थी। तभी सफ़ूरा ने कहा, ये दोनों मेरे साथ जा रहे हैं, थोड़ी देर में आ जाएंगे। रशीदा घबरा गई और कहने लगी, बेगम साहिबा आप कहाँ जा रही हैं? साहब को तो पता ही नहीं, आप कैसे जा सकती हैं? अफशान ने कोई जवाब नहीं दिया, बस पलट कर रशीदा की तरफ देखा। सफ़ूरा ने कहा, परेशान होने की बात नहीं, थोड़ी देर में आ जाएंगे। तभी वो दोनों चुपचाप गाड़ी में पीछे बैठ गए और नीले रंग की गाड़ी लेकर सफ़ूरा वहाँ से चली गई। रशीदा देखती ही रह गई। आज से पहले ऐसा कभी नहीं हुआ था, ये मुमकिन ही नहीं था। अफशान और अशर आज तक घर से बाहर किसी और के साथ कभी गए ही नहीं थे। रशीदा बहुत ज़्यादा परेशान हो गई। तभी सफ़ूरा उन दोनों को लिए वहाँ से मेन सड़क को क्रॉस करते हुए कच्ची आबादी की तरफ आ गई। वहाँ पर सफ़ूरा ने अशर और अफशान के रहने के लिए एक जगह ख़रीदी हुई थी, जहाँ पर उसने अपने एक एतमाद के आदमी को रखा हुआ था। वहाँ सफ़ूरा ने एक बाबू खान नामी आदमी को इस काम के लिए पैसे दिए हुए थे कि वो इस कच्ची आबादी में अपने घर में इन दोनों को मेहमान बना के रखेगी, जहाँ पर अफशान और अशर रहेंगे। और उनके खाने पीने के इंतज़ाम के लिए भी सफ़ूरा ने काफ़ी ज़्यादा पैसे बाबू खान को दे दिए और उसको ये कहा, इन दोनों का ख़ास ख्याल रखना, इनका खाने पीने का भी ख्याल रखना। अगर ये यहाँ से बाहर जाने की कोशिश करें तो इनकी टांगें तोड़ देना। तभी बाबू खान ने कहा, क्या आप सच कह रही हैं? हाँ मैं बिल्कुल सच कह रही हूँ, अगर ये यहाँ से जाने की कोशिश करें तो इन लोगों की टांगें तोड़ देना। अशर और अफशान चुपचाप गाड़ी से उतरे और सफ़ूरा के कहने पर बाबू खान के घर में चले गए। वो बिल्कुल ऐसे ही थे जैसे एक रिबोट है। उनका दिमाग अपने कंट्रोल में नहीं था। जो कुछ सफ़ूरा कह रही थी वो वही करते जा रहे थे। दूसरी जानिब हारून ने कामरान से कहा, कामरान तुम यहाँ पर काम संभालो, मैं यहाँ से वापस जाना चाहता हूँ। मैं किसी भी तिलिस्माती और किसी भी रूहों के चक्करों में नहीं पड़ना चाहता। मैं एक नॉर्मल इंसान हूँ और नॉर्मल ज़िंदगी ही जीना चाहता हूँ। मैं कल ही ऑफिस जाऊँगा और वहाँ पर जाकर रिपोर्ट पेश कर दूँगा, ताकि मेरी जगह पर यहाँ पर किसी और ऑफिसर को भेजा जा सके। तुम यहाँ पर ख्याल रखना, मैं फ़ैसला कर चुका हूँ। कामरान ने हारून को काफ़ी समझाया, मगर वो कुछ भी सुनने के लिए तैयार नहीं था। तभी हारून अफशान को फ़ोन किए बिना ही घर जाने के लिए तैयार हो गया। जैसे वो जीप लेकर वहाँ से गुजर रहा था, हारून इधर उधर देख रहा था कि शायद उसको दोबारा इसी रोड पर चंद्र बदन मिल जाए, लेकिन चंद्र बदन कहीं नहीं थी। यहाँ तक कि वो उस दरख्त के पास से भी गुजरा, लेकिन चंद्र बदन उसको नज़र नहीं आई। थोड़ा सा वो मायूस हुआ, क्योंकि हारून जाने से पहले चंद्र बदन से बात करना चाहता था, लेकिन चंद्र बदन को जब उसने नहीं पाया तो वो चुपचाप आगे चला गया। जैसे ही घर पहुंचा
उसने डोर बेल बजाई तो रशीदा ने दरवाज़ा खोला। रशीदा का मुंह लटका हुआ था। हारून बहुत ज़्यादा परेशान हुआ और कहने लगा, क्या बात है रशीदा, तुम बहुत ज़्यादा परेशान लग रही हो, तुम्हारी आंखें क्यों सूजी हुई हैं। जिस पर रशीदा ने रोना शुरू कर दिया और कहा, साहब जी, बीबी जी और छोटे साहब घर पर नहीं हैं। क्या मतलब घर पर नहीं हैं? साहब जी वो किसी के साथ चले गए हैं। मैं कुछ समझा नहीं, सीधी तरह बताओ किसके साथ चले गए हैं। साहब जी कल एक मेम साहब आई थी नीले रंग की गाड़ी पर। वो अफशा बीबी और अशर साहब को अपने साथ ले गई और ये कहकर गई थी कि ये लोग अभी आ जाएंगे। लेकिन देखें, रात भी गुजर गई, वो लोग वापस नहीं आए। मैं अनपढ़ हूँ, मुझे फ़ोन करना नहीं आता। मैंने बहुत कोशिश की थी कि मैं आपको फ़ोन कर सकूँ, लेकिन मुझे फ़ोन करना नहीं आता। मैंने सारी रात उन लोगों का इंतज़ार किया, न जाने वो लोग कहाँ चले गए। हारून बहुत ज़्यादा परेशान हुआ, ये कैसे मुमकिन है? अफशा ने तो आज तक मेरे से पूछे बिना घर से बाहर पाँव भी नहीं निकाला, फिर वो कैसे किसी के साथ जा सकती है? ये मुमकिन नहीं है। आखिर ये कैसे हो गया? क्या तुम मुझे बता सकती हो वो औरत कैसी थी? जी साहब जी, बिल्कुल एक नौजवान सी लड़की थी, बड़े अच्छे कपड़े पहने हुए थे, बड़ी तैयार श्यार भी हुई थी। वो आई और अफशा बीबी के साथ बैठकर बातें करने लग गई और थोड़ी ही देर के बाद उन दोनों को अपने साथ ले गई। हैरत अंगेज़ बात है, क्या तुमने अफशा बीबी को रोका नहीं? साहब जी मैंने उनसे बात करने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने मेरी किसी बात का जवाब नहीं दिया। बल्कि उनकी जगह पर वो जो बीबी साथ आई थी वो ये कहने लगी कि परेशान होने की ज़रूरत नहीं, ये लोग अभी वापस आ जाएंगे। साहब जी कुछ करें, मैं सारी रात से जाग रही हूँ, पता नहीं हमारी बीबी और छोटे साहब कहाँ चले गए हैं। हाँ हाँ मैं कुछ करता हूँ। हारून पागलों की तरह भागता हुआ घर में उनको ढूंढने लग गया। तभी उसने जाकर फ़ोन को चेक किया। फ़ोन पर भी ऐसा कोई नंबर डायलिंग में नहीं था जिससे पता चल सके आखिर कौन कर सकता है ये सब। वो बहुत ज़्यादा परेशान था, उसकी पूरी दुनिया ही लुट चुकी थी। हारून की आंखों के आगे अंधेरा छा गया। आखिर मैं कहाँ जाऊँ, किससे पता करूँ? बहुत देर हारून ने इंतज़ार किया। कभी बार बार ये सोच रहा था कि पुलिस में रिपोर्ट करवाता हूँ, लेकिन पुलिस में भी क्या रिपोर्ट करवाऊँगा, मुझे तो किसी पर शक भी नहीं है। आखिर मैं क्या करूँ, कहाँ जाऊँ? खैर उसने जब बहुत ज़्यादा इंतज़ार किया, फिर उसको ये ख्याल आया कि क्यों ना मैं कामरान को फ़ोन करूँ। तभी हारून ने कामरान को फ़ोन किया। जैसे ही कामरान ने फ़ोन उठाया, हारून ने कहा, कामरान मेरी दुनिया उजड़ चुकी है, मैं बर्बाद हो गया। कामरान ने कहा, सर खैरियत है? कैसी बातें कर रहे हैं, क्या हुआ? अफशा और अशर घर से गायब हो चुके हैं। क्या मतलब गायब हो चुके हैं? रशीदा का कहना है कि कल नीले रंग की कार पर एक औरत आई थी जो अफशा और अशर को अपने साथ ले गई है। सर ऐसा कौन कर सकता है? मैं नहीं जानता। यकीन मानो अफशा ने आज तक मेरी इजाज़त के बिना घर से पाँव भी बाहर नहीं रखा। ये मुमकिन ही नहीं है कि वो किसी के साथ जा सके। फिर वो कैसे अशर को लेकर चुपचाप किसी के साथ चली गई? सर मुझे तो लगता है ये कोई और ही मामला है। क्या मतलब कोई और ही मामला है? कहीं कोई तिलिस्मी चक्कर तो नहीं है? कैसे कह सकते हो तुम? मुझे कुछ समझ नहीं आ रही। देखिए सर, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, मैं आपके साथ हूँ। आप फ़ौरन से पुलिस में रिपोर्ट करवाएं। पुलिस में रिपोर्ट तो मैं करवा दूँ, लेकिन पुलिस वाले मेरे से पूछेंगे कि आपको किसी पर शुबा है। मुझे किसी पर शुबा नहीं है, मेरा कोई ऐसा दुश्मन नहीं है जो ये काम कर सके। ठीक है, आप परेशान मत हो, आप कोशिश करें, शायद कुछ सुराग मिल जाए। मैं यहाँ पर सब कुछ संभाल लूँगा। देखो कामरान, मेरा वापस आना मुमकिन नहीं है। मैं जिस दौर से गुजर रहा हूँ मैं तुम्हें बता भी नहीं सकता। तुम ऑफिस में इतला कर देना। मैं इस प्रोजेक्ट पर अभी फ़िलहाल काम नहीं करूँगा जब तक मेरी बीवी और बच्चे का कोई सुराग नहीं मिल जाता। जी जी सर, मैं समझ रहा हूँ, आप बिल्कुल भी परेशान ना हो, मैं कुछ करता हूँ। तभी हारून ने फ़ोन बंद कर दिया। हारून सटपटा कर रह गया। आखिर कौन लेकर जा सकता है अफशा और अशर को अपने साथ? ये कैसे हो गया? ये कौन कर सकता है? उसको कुछ समझ नहीं आ रही थी। वो उठ के घर से बाहर जाने लगा, फिर बैठ गया, कहीं ऐसा ना हो अफशा को कोई फ़ोन आ जाए। लेकिन कोई फ़ोन नहीं आया। आज रात वो कांटों के बिस्तर पर था, बार बार करवटें बदल रहा था, सोच रहा था, माजी के हर पन्ने को अपने जहन में लाकर सोच रहा था। तभी इसको ख्याल आया, चंद्र बदन, कहीं ये चंद्र बदन ने तो नहीं किया? एक वही थी जो मेरे पीछे पड़ी हुई है और ये चाहती है कि मैं अफशा और अशर को छोड़कर उससे शादी कर लूँ। शायद ये उसी ने किया है। चंद्र बदन, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। तभी हारून फ़ौरन से वहाँ से उठा। वो बहुत ज़्यादा परेशान था। उसने फ़ौरन से अपनी जीप निकाली और तेज़ी के साथ दोबारा सहायपुर की तरफ निकल पड़ा। रास्ते में उसी सड़क पर आया जहाँ पर उसको चंद्र बदन मिली थी। जब वहाँ पर पहुँचा तो उस दरख्त के पास जाकर ऊंचा ऊंचा चीखने लग गया, चंद्र बदन मेरे सामने आओ, मुझे तुमसे बात करनी है। आज मैं तुम्हें बुला रहा हूँ, पहले तुम मुझे बुलाती हो। मेरी बात सुनो, मेरी बात का जवाब दो, मुझे तुम्हारी मदद चाहिए, जल्दी से मेरे सामने आओ। उसने बहुत कोशिश की लेकिन चंद्र बदन का कोई जवाब नहीं आया।
कोई छन छन की आवाज़ नहीं आई, कोई आहट महसूस नहीं हुई। यहाँ तक कि हारून रोने वाला हो गया। उसको कुछ समझ नहीं आ रही थी कि वो कहाँ जाए, किससे मदद मांगे। आखिर कौन ये सब कर सकता है? उसकी तो किसी से दुश्मनी भी नहीं थी और ना ही उसके मासूम बेटे और बीवी ने किसी का कुछ बिगाड़ा था। फिर ये सब क्यों हो गया, कैसे हो गया? कौन हम लोगों के घर तक पहुंच गया उनको साथ ले जाने के लिए? हारून मायूस होकर पुराने साहिबपुर के पास पहुंचा तो वहाँ पर कामरान था। जैसे ही कामरान ने हारून को देखा, भागता हुआ हारून के पास आया और बाहें फैलाकर उसको अपने गले से लगा लिया और कहने लगा, बेशक हारून, मैं तुम्हारे मतहत काम करता हूँ, लेकिन मेरे दोस्त, आज मैं तुम्हारा कुलीग बनकर बात नहीं कर रहा, आज मैं तुम्हारा दोस्त बनकर बात कर रहा हूँ। मैं समझ सकता हूँ तुम किस दौर से गुजर रहे हो। देखो, हिम्मत मत हारो, इधर आओ, मेरे पास बैठो। ये सब कैसे हो गया? क्या तुम्हें किसी पर शक है? तभी हारून ने कहा, हो ना हो, मुझे सिर्फ और सिर्फ चंद्रबदन पर ही शक है। सिर्फ वही एक ऐसी औरत है, वही एक ऐसी बदरू है जो मेरे पीछे पड़ी हुई है। वही चाहती थी कि मैं अफशां को छोड़कर उससे शादी कर लूं, लेकिन सवाल ही पैदा नहीं होता। ऐसा मुमकिन ही नहीं है। देखो कामरान, मुझे हर हाल में अपनी बीवी और बच्चे को ढूंढना है। मैं बहुत परेशान हूँ। देखो हारून, पहले कुछ खा पी लो, थोड़ा सा आराम कर लो, फिर हम लोग पुराने साहिबपुर जाएंगे। हो सकता है चंद्रबदन का वहाँ खंडरों में कुछ पता चल सके। मेरा दिल मानता है कि हमें वहाँ पर कुछ ना कुछ ज़रूर पता लगेगा। कामरान ने कहा, नहीं, हारून ने कहा, नहीं, मैं कुछ भी नहीं खाऊंगा। मेरे अंदर पानी का एक कतरा भी नहीं उतर रहा। नहीं नहीं हारून, ऐसे नहीं करना। कुछ खाओगे, इस काबिल होगे कि उनको ढूंढ सको। तुम्हें हिम्मत से काम लेना होगा। सिर्फ एक तुम ही अकेले हो जो उनका वाहिद सहारा हो। अगर तुम्हें हिम्मत हार के तो कैसे चलेगा? बहुत ज़्यादा तरीके से कामरान ने हारून को समझाया और उसको खैमे में लेकर आया। वहाँ पर हारून को खाना वगैरह खिलाया और कहा, थोड़ी देर आराम कर लो, मैं इतने में बाहर से काम करवा लूँ, उसके बाद हम लोग चलेंगे। पहाड़ में जाए ये सारा प्रोजेक्ट, मुझे भी कुछ नहीं करना। जब तक मेरा दोस्त मुसीबत में है मैं कुछ भी नहीं कर सकता। तभी हारून ने कहा, ठीक है। हारून ने खाना खाया। जैसे ही अपने बिस्तर पर लेटा आंखें बंद कर ली, तभी एकदम से उसको ऐसा महसूस हुआ कि जैसे कुछ आवाज़ें गूंज रही हैं। वो फ़ौरन से उठा और खैमे से बाहर आया तो उसको दूर चमकती हुई रोशनियाँ दिखाई दी। ये बिल्कुल वैसी ही रोशनियाँ थी जब वो पहले यहाँ पर आया था तो ढलवानों के पास उसे रोशनियाँ दिखाई दी थी। वो उन रोशनियों के ताक़ुब में आगे बढ़ने लग गया। जैसे वो आगे जाता जा रहा था, यहाँ तक कि वो रोशनियाँ ढलवानों से नीचे उतर गईं। हारून भी इन रोशनियों के ताक़ुब में ढलवानों से नीचे उतर गया। जैसे पुराने साहिबपुर के खंडरों में गया तो वहाँ पर हर तरफ खैमों में आग लगी हुई थी। ये उन्हीं बंजारों के खैमे थे जिन बंजारों में से चंद्रबदन थी जो वहाँ पर रक्स कर रही थी। वो खैमे जल रहे थे और उनमें ज़िंदा जलने वाले लोगों के वजूद जलने की स्मेल भी आ रही थी। पूरी फ़िज़ा में गोश्त जलने की बदबू फैली हुई थी, जिससे ये ज़ाहिर होता था कि इन खैमों के साथ बहुत से लोग भी जलकर मर गए हैं। वो चीख रहा था, चंद्रबदन तुम कहाँ हो? चंद्रबदन मेरे सामने आओ। ये सब कैसे हो गया? ये सब किसने किया? एकदम के लिए हारून परेशान हो गया कि ये सब कैसे मुमकिन है, ये सब किसने किया? अभी हारून ये सब कुछ सोच ही रहा था, हारून के ऊपर किसी ने एक कुल्हाड़े के साथ वार किया। अगर हारून पीछे ना हटता तो शायद उस कुल्हाड़े से उसका पूरा बाजू ही उतर जाता। उसके ऊपर कुल्हाड़े के पे दर पे वार हो रहे थे। हारून बार बार पीछे हट रहा था। तभी उन वारों से बचता हुआ जैसे वो एक साइड पर जाकर छुपा तो उसको वार करने वाला नजर आया। वो कोई और नहीं, गजराज था। गजराज चीख चीख कर कह रहा था, हमें हमारी चंद्रबदन वापस दे दो। तुमने ये क्या कर दिया? तुम्हारे शरीर से वही बू आ रही है जो उस खाकान के शरीर से आ रही थी। खाकान ने हमारे खैमे जला दिए। उसकी नज़र चंद्रबदन पर गंदी थी। उसने आकर हमारे खैमों में आग लगा दी और चंद्रबदन को उठाकर अपनी हवेली में ले गया। तभी हारून ने चीख कर गजराज से कहा, तुम पागल हो गए हो? मैं तो अभी यहाँ पर आया हूँ। मैं तो चंद्रबदन को ढूंढता हुआ यहाँ पर आया हूँ। भला मैं इसको क्यों नुकसान पहुँचाऊँगा? मैं जब यहाँ पर पहुँचा तो मैंने देखा ये खैमे जल रहे थे। मैंने कुछ नहीं किया। मेरा यकीन करो, मेरी बीवी और मेरा बेटा गायब हो चुके हैं। मेरा चंद्रबदन से कुछ लेना देना नहीं है। वो बार बार गजराज यही कह रहा था, हमें चंद्रबदन वापस दे दो, हमारी मदद करो, हमारी सहायता करो। तुम ही हो जो खाकान की हवेली से चंद्रबदन को वापस ला सकते हो। हारून ने गजराज से कहा, मुझे बहुत ज़्यादा दुख है। तुम लोगों के खैमे जल गए, जिंदा लोग मर गए, बहुत से लोग भाग गए। मेरा यकीन करो, मैं खुद बहुत परेशान हूँ। मेरी बीवी और बेटा गायब है, उनको कोई ले गया है। क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो उनको ढूंढने में?
तभी गजराज ने कहा, पहले मुझे चंद्र बदन वापस ला कर दो, उसके बाद मैं तुम्हारी कोई मदद करूँगा। मेरी मदद करो। ठीक है, तो मुझे गजराज की हवेली लेकर चलो। अगर मैं तुम्हारी कोई मदद कर सका तो मैं वादा करता हूँ मैं तुम्हारी चंद्र बदन को वापस लेकर आऊँगा। यकीन मानो, मेरा चंद्र बदन से कुछ लेना देना नहीं है। तभी हारून गजराज के साथ पुराने साहिबपुर के खंडरात से बाहर निकला। काफ़ी ज़्यादा आगे चलने के बाद वहाँ पर एक बल खाती नदी आई, जिसके सामने एक बहुत खूबसूरत बागीचा था। हारून ने कहा, ये जगह तो मैंने आज से पहले देखी ही नहीं थी, आखिर ये भी पुराने साहिबपुर का ही हिस्सा है। जैसे उस बल खाती नदी को उन दोनों ने क्रॉस किया, उसके बाद उस बाग को, उसके बाद एक शानदार हवेली नजर आई। तभी गजराज ने कहा, यही हवेली है खाकान की यही हवेली है जहाँ पर वो शैतान हमारी चंद्र बदन को लेकर आया है। हारून एक दफ़ा सटपटा के रह गया। एकदम से एक ज़ोरदार चीख सुनाई दी। हारून की आंख खुल गई। तभी हारून ने देखा कामरान उसके पास था। हारून सोच भी नहीं सकता था कि वो एक ख्वाब देख रहा है। तभी हारून ने कामरान से कहा, वो मैंने भी देखा वो हवेली में। तुम जानते हो चंद्र बदन भी कैद है। चंद्र बदन को खाकान ने कैद कर लिया है। मैंने अभी ख्वाब में देखा। क्या वो सब ख्वाब था? मैं तो हकीकत समझ रहा था। तुम जानते हो मैंने ख्वाब में क्या देखा? तभी कामरान ने हारून को समझाया और ये कहा, थोड़ी सी हिम्मत से काम लो, उठकर बैठो, ये पानी पियो, तुम इस वक्त बहुत ज़्यादा परेशान हो। यही चीज़ें सोचते सोचते तुम सो गए और तुम्हें ख्वाब नजर आया। नहीं, वो ख्वाब नहीं था, वो एक इशारा था। इसीलिए तो मेरे बुलाने पर चंद्र बदन आ नहीं रही। वो खुद कैद है, उसको खाकान ने कैद कर लिया है। बंजारों के सारे खैमे जल चुके हैं, उनमें बहुत से लोग जिंदा जलकर राख हो चुके हैं। मैंने खुद पुराने खंडर में उनकी बदबू महसूस की है। गजराज मुझे खाकान की हवेली लेकर गया था। कामरान, हमें देर नहीं करनी चाहिए, जितनी जल्दी हो सकता है हमें पुराने साहिबपुर के खंडरात में जाना ही होगा। हो सकता है मैं वहाँ पर जाकर चंद्र बदन को ढूंढने में कामयाब हो जाऊँ और उसके बाद चंद्र बदन ही मेरी मदद कर सकती है। ये ऐसी एक पुरसरार दुनिया है जिसका कोई सुराग नहीं है और इस वक्त मुझे इन पुरसरार ताकतों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। यही पुरसरार कुव्वतें मेरी मदद करेंगी। इनकी मदद से ही मैं अपनी बीवी और बेटे तक पहुँच सकता हूँ। तभी कामरान और हारून खैमे से बाहर निकले। दूसरी जानिब ताहिर अली साहब सारे काम निपटा कर लंदन से वापस आ चुके थे। नहिरा बेगम ने ताहिर अली साहब को कहा, बहुत देर कर दी आपने आने में। हम लोग तो यूरोप इसलिए छोड़कर आए थे कि हमारी बेटी हमारे हाथों से बाहर निकल रही थी, लेकिन यहाँ पर आकर आपको एक अफसोसनाक खबर और सुनाती हूँ। हमारी बेटी यहाँ पर भी हमारे कंट्रोल में नहीं है। वो पूरी तरह से जादू के शिकंजे में फंस चुकी है। क्या मतलब? नहिरा बेगम, आप क्या कहना चाहती हैं? मैं वही कहना चाहती हूँ जिसको सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। आप जानते हैं सफूरा पूरी तरह से ईमान से खारिज हो चुकी है। सफूरा गलास्तें खाती है। हमने तो उसको टंडन गोपाल से बचाने के लिए यहाँ पर हम लोग लेकर आए थे, लेकिन यहाँ पर आकर भी उसने वो शैतानी काम नहीं छोड़े। मुझे नौकरों ने बताया है हमारे डर की वजह से वो ज़ुबान नहीं खोल रहे, लेकिन ये बात बिल्कुल सच है। बहुत से नौकरों ने सफूरा को गलासत खाते हुए देखा है। वो अब एक इंसान नहीं रही, वो एक मुकम्मल तौर पर शैतान बन चुकी है। अगर हमने उसको ना रोका तो हमारे ख़ानदान के ऊपर एक तबाही फैल जाएगी। मैं क्या करूं? मुझे बताइए नहिरा बेगम। इतना भरा बुरा कारोबार बेच कर आया हूं, लोग मुझे दिमागी मरीज़ समझ रहे थे। क्या करेंगे आप इस कारोबार का, इस दौलत का, इस जायदाद का? अगर आपकी बेटी ही आपकी ना रही, एक वाहिद सहारा आपकी बेटी ही है, जिसके अलावा आपकी इस दौलत का कोई वारिस नहीं है। तभी नहिरा बेगम ने कहा, खुदा रिश्तो नाबूद करे उस टंडन गोपाल को जिसने हमारे इकलौते चिराग को अंधेरे में डाल दिया और वो ऐसी राह पर चल पड़ी है कि उसको रोकना भी नामुमकिन हो चुका है। आप जानते हैं वो आधी आधी रात तक घर से बाहर रहती है। मैं नहीं जानती वो कहाँ जाती है, वो क्या कुछ कर रही है। घर में रहती है तो गलासत खाती है, न जाने बाहर क्या क्या खाती होगी। और मुझे लगता है आजकल वो किसी और मुहिम पे है, क्योंकि उसका ज़्यादातर वक्त घर से बाहर निकलता है। आधी रात को वो बाहर से घर आती है। तभी ताहिर अली साहब ने कहा, इसका बंदोबस्त करना होगा। मैं खुद इसको देखूंगा आखिर ये कहाँ जाती है, किससे मिलती है और यहाँ पर कौन से कारनामे सर अंजाम दे रही है। मैं तो कहता हूँ इसकी शादी कर देते हैं। थोड़ी ही देर के बाद सफूरा मुस्कुराती हुई अंदर आई तो ताहिर अली ने उसको उठकर प्यार किया और कहने लगे, बेटा आ गई हो? जिस पर सफूरा ने कहा, जी डैडी आ गई हूँ। आप तो बहुत परेशान होंगे ना, मुझे यूरोप से यहाँ पर लेकर आए थे, लेकिन देखें हमारा मुल्क हमारा अपना है, यहाँ पर मुझे कोई भी नहीं रोक सकता। मैं जब चाहूँ जहाँ चाहूँ आ जा सकती हूँ।
नहीं सफ़ूरा, तुम ये ठीक नहीं कर रही। ये तुम हमारे लिए ही नहीं, अपने लिए भी मुश्किल पैदा कर रही हो। आप जिसे मुश्किल कहते हैं, हो सकता है मेरी ज़िंदगी की कामयाबी हो। बेटा, बेवकूफ़ों वाली बातें मत करो। तुम भी जानती हो कि तुम क्या कुछ कर रही हो। देखो, हमारी बात सुनो, हम तुम्हारी शादी करना चाहते हैं। अच्छा, सफ़ूरा ने कहका लगाया और कहने लगी, ज़रूर कीजिए, लेकिन एक बात याद रखिएगा, मेरी शादी आप जिससे भी करवाएंगे उसकी ज़िंदगी एक अज़ाब में मुब्तला हो जाएगी। आप मेरी शादी ऐसे इंसान से करवाइए जिसके साथ आपकी जन्मों की दुश्मनी हो, क्योंकि मैं उसकी ज़िंदगी को बर्बाद कर दूंगी। उसकी ज़िंदगी एक कैंसर ज़दा मरीज़ जैसी होगी, अजियत का शिकार। तुम ऐसा क्यों कह रही हो? मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम ऐसा कहोगी। क्यों आपको उम्मीद नहीं थी? मेरी अपनी ज़िंदगी है। यहाँ पर तो आप ऊंची आवाज़ का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन यूरोप में ये मुमकिन नहीं था। अगर वहाँ पर आप मेरे साथ ऊंची आवाज़ में बोलते तो शायद मैं वहाँ से चली गई होती, लेकिन यहाँ पर आप कुछ भी कर सकते हैं। देखिए डैडी, अगर आपने मुझे रोका या मुझे रोकने की कोशिश की तो ये ना तो आपके लिए अच्छे होगा और ना ही इस घर के लिए। मेरी जो मर्ज़ी होगी मैं वही करूँगी। मैं अपनी मर्ज़ी की मालिक हूँ। ये ज़िंदगी मेरी है। अब मैं इसको बर्बाद करूँ या आबाद, इसमें आपका कुछ भी लेना देना नहीं है। सफ़ूरा ने यह बात कही और पाँव पटकती हुई वहाँ से चली गई। ताहिरा बेगम और ताहिर अली सर पकड़कर बैठ गए। अगले दिन जैसे ही सफ़ूरा गाड़ी लेकर बाहर निकली, ताहिर अली उसका पीछा करते हुए रेंटे कार से एक गाड़ी लेकर उसके पीछे जा रहे थे। सफ़ूरा बहुत चालाक लड़की थी। सफ़ूरा को पता चल चुका था कि उसका कोई पीछा कर रहा है। तभी उसने अपना बाजू रगड़ा। वहाँ से 3 बेर निकले और उनसे कहने लगी, जल्दी से बताओ, क्या मेरी गाड़ी का कोई पीछा कर रहा है? तभी वो 1 मिनट चुप रहे और फिर कहने लगे, हाँ, तुम्हारी गाड़ी का पीछा एक शख्स कर रहा है। कौन है वो? जिसे तुम डैडी कहती हो, तुम्हारा बाप। अच्छा, तो डैडी अब जेम्स बॉन्ड बनेंगे, अब मुझे इस तरह से ताक़ुब करेंगे। ठीक है डैडी, फिर आपको भी मज़ा चखाती हूँ मैं। आप जाकर भी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। तभी सफ़ूरा ने अपनी गाड़ी की रफ्तार तेज़ की, शहर के बाहर वाले रास्ते पर गाड़ी डाल ली और जाकर एक जगह पर गाड़ी रोक दी। ताहिर अली ने देख लिया कि सफ़ूरा ने गाड़ी रोक ली है और उसको पता चल चुका है कि मैं उसको ताक़ुब कर रहा हूँ। तभी ताहिर अली साहब ने उसकी गाड़ी को क्रॉस किया और थोड़ा ही आगे जाकर अपनी गाड़ी रोक दी। तभी सफ़ूरा ने अपने बेरों को ये हुक्म दिया कि जाओ, मेरे डैडी की गाड़ी के चारों टायर पंचर कर दो। क्या तुम ऐसा कर सकते हो? जिस पर उन्होंने कहा, क्यों नहीं देवी, हम जो चाहे कर सकते हैं। तभी वो फ़ौरन गाड़ी में से गायब हो गए और वहाँ पर जाकर उन्होंने सफ़ूरा के बाप ताहिर अली की गाड़ी के चारों टायर पंचर कर दिए। सफ़ूरा ने कहा, वाह टंडल गोपाल महाराज, आपने कैसी कैसी शक्तियाँ मुझे दे दी। मैं तो सोच भी नहीं सकती थी कि मैं जो चाहूँ पलक झपकते हो सकता है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ये कहने के बाद सफ़ूरा ने अपने बाप की गाड़ी के पास अपनी गाड़ी रोकी और निकलकर गाड़ी में से बाहर गई तो सामने उसका बाप बैठा हुआ था फ्रंट सीट पर, ड्राइविंग सीट पर। तभी उसने कहा, वाह डैडी, आप तो मेरा ताक़ुब करते हुए यहाँ तक भी आ गए, मुझे ही बता देते। हाँ बेटी, मैं देखना चाहता था कि तुम कहाँ जाती हो, तो देख लीजिए। आप सोच भी नहीं सकते मेरे पास कौन कौन सी ताकतें हैं। आप जाकर भी मुझे नहीं पकड़ सकते। अपना टाइम बिल्कुल भी ज़ाया मत करें और चुपचाप वापस चले जाएं, आपको कुछ हासिल नहीं होगा। मैं जिस रास्ते पर निकल पड़ी हूँ उससे वापस नहीं पलटूंगी, इस बात को याद रखिएगा। मैं नहीं चाहती कि आप मुझे कोई नुकसान दें और मैं आपको, आप जानते हैं ना, आप मुझे कोई नुकसान नहीं दे सकते और मैं आपको कोई नुकसान नहीं दे सकती। तभी ताहिर अली ने कहा, ठीक है बेटी, अब तो देखना ही पड़ेगा कि तुम क्या कर सकती हो। तभी सफ़ूरा ने अपने बाप से इजाज़त ली, गाड़ी में बैठी और वहाँ से चली गई। जैसे ताहिर अली गाड़ी स्टार्ट करने लगा तो उसे अंदाज़ा हुआ कि उसकी गाड़ी के चारों टायर पंचर हो चुके हैं। वो सर पकड़कर बैठ गया। नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता, ये कैसे मुमकिन है? क्या ये सफ़ूरा के कोई जादू का कारनामा है? वो बहुत ज़्यादा परेशान था। तभी सफ़ूरा चुपचाप कच्ची बस्ती की तरफ गई। वहाँ पर उसने बाबू खान को एक मोबाइल फ़ोन लेकर दिया हुआ था और ये कहा था कि मैं बार बार वहाँ पर नहीं आ सकती, मैं यहाँ पर नाले के पास पुल पर तुम्हारा इंतज़ार करूँगी, जल्दी से मेरे पास आओ। थोड़ी ही देर के बाद बाबूलाल साइकिल पर आता दिखाई दिया। तभी सफ़ूरा ने पूछा, हाँ सुनाओ, मेहमान कैसे हैं? बिल्कुल ठीक है बेगम साहिबा। तंग तो नहीं किया? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। क्या करते हैं? चुपचाप बैठे रहते हैं और एक दूसरे को तकते रहते हैं। तुम्हारे घर में उनका किसी को पता तो नहीं चला? नहीं बीबी जी, अभी तक तो किसी को पता नहीं चला। चलो ठीक है, अब तुम जा सकते हो, तो मैं बताऊंगी कि आगे तुम्हें क्या करना है।
लिसनर्स, नेक्स्ट एपिसोड में आप लोग देखेंगे क्या हारून सफूरा तक पहुंच सकेगा, क्या हारून अफशां और अशर को ढूंढने में कामयाब हो जाएगा, और आखिर चंद्रबदन कौन है जो हारून के पीछे है, क्या ये पुरसरार ताकतें हारून की मदद करेंगी। ये सब कुछ जानने के लिए आप लोगों को देखनी पड़ेगी 100 साल नॉवल की अगली एपिसोड। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। स्टे ब्लेस्ड। अल्लाह निगहबान।